बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है क्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आज क्या क्या होगा खास क्राइम एट 4 में पहले वो बताता हूं। आज आपको दिखाएंगे बांके बिहारी कॉरिडोर पर बवाल क्यों मचा हुआ है, वहां असल में प्लान क्या किया जा रहा है और वहां जो भगवान के पुजारी रहे हैं जिन्हें गोसाई कहा जाता है वो क्या चाह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे बिहार में चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान का चुनाव लड़ना बहुत सारे डायनेमिक्स को बनाता है, बिगाड़ता है। क्या है वो डायनेमिक्स आपको बताऊंगा। जामनगर में कैसे चला बुलडोजर, ये भी आपको बताऊंगा। कैसे वो एक्शंस लिए जा रहे हैं जो दशकों सालों साल नहीं लिए गए। साथ ही प्यार के शहर में क्यों मचा बवाल, ये क्या खबर है। हमें लगे सेवायतों ने नए ट्रस्ट को अपनी परंपरागत सेवाओं और अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। मथुरा के डीएम और दूसरे अधिकारियों ने गोस्वामी और दूसरे स्टेक होल्डर से लगातार कई राउंड बातचीत की है, लेकिन गोस्वामी किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। मंदिर के सेवायत और गोस्वामी लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। नाराज लोगों ने बांके बिहारी कॉरिडोर योजना को फौरन रद्द करने की मांग की। और आपको बताते हैं कि आखिर गोस्वामी ट्रस्ट और कॉरिडोर का विरोध कर क्यों रहे हैं और सरकार को क्या धमकी दी जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी खुद बांके बिहारी के मंदिर प्रांगण में है और यहाँ पर हमारे सामने एक तस्वीर लाके रखी गई है जो कि दरअसल वंशावली है, वंशवृक्ष है, जिसमें आज तक की पीढ़ी के तमाम जो गोस्वामी, जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, जो मंदिर की सेवा से जुड़े हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। आखिर इस वंशावली का क्या महत्व है और इस कॉरिडोर की चर्चा के बीच में हम इस वंशावली को क्यों दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम समझेंगे। हमारे साथ मयंक जी हैं जो कि इस वंश वृक्ष में इनका भी नाम है, उन्हीं से बात करते हैं। मयंक जी, ये क्या तस्वीर है, इस वंश वृक्ष का क्या महत्व है? हम गोस्वामी समाज का एक पूरा बायोडाटा है। ये गोस्वामी समाज, हम गोस्वामी समाज की पूरी वंशावली है, तो इसको इस तरीके से चित्रित किया गया है कि ये वंश वृक्ष है। इसमें 14वीं पीढ़ी में मेरा नाम है। यहाँ देखिए, स्वामी श्री हरदास जी के भाई जगन्नाथ जी की संतान हम ठाकुर जी की सदियों से। स्वामी श्री हरदास जी के बाद हम उनकी सेवा पूजा करते आए हैं, ठाकुर जी को हम लाल लड़ाते आए हैं। और इस कॉरिडोर और ट्रस्ट के जरिए आप लोग को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कॉरिडोर जो यहाँ बन रहा है, यहाँ वृंदावन का मतलब एक वन है, वृंदा। उसमें यहाँ आप देख रहे होंगे, जैसे आप छठी ग्रास से अंदर आए हैं वृंदावन की ओर आपने कदम रखा है, वहाँ ये सब पेड़ों को काट के कंक्रीट का वन बनाने की यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ जहाँ भगवान, यहाँ राधा कृष्ण, यहाँ मेरे बांके बिहारी ने युगल रूप में इन कुंज गलियों में अपने हाथ रख रख के उन पेड़ों पर, उन कुंज गलियों में विचरण किया है। उसको, उन कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है, उसका कॉरिडोर नामक रूप करके। तो पलायन का भी एक वो है कि नहीं मानेगी सरकार तो मूर्ति लेके चली सबसे प्रथम आप मेरी ये बात समझिए, कृष्ण और राधा का कंबाइंड स्वरूप है बांके बिहारी। स्वामी हरदास जी ने अपने संगीत की साधना से इन राधा और कृष्ण को एक दूजे में प्रिया प्रीतम कर सम्माहित करके इनको निधि वन में से श्री बांके बिहारी जी की विग्रह से प्रकट किया गया। अगर सरकार, अगर कोर्ट हमारी बातें या हमारे भाव को नहीं मानेगी तो हम ठाकुर जी को यहाँ से लेके कहीं और चले जाएंगे। अपने परिवार, मंदिर भी आप ले लीजिए, हमारा मंदिर का जो 350-400 करोड़ रुपए वो भी ले लीजिए, बिहारी जी को हमको दे दो। कि अन्य किसी व्यक्ति, किसी अन्य धर्म या किसी भी ठाकुर जी को हाथ नहीं लगा तो हम कहीं और जाके मंदिर की स्थापना कर लेंगे। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है। हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। यूपी सरकार ने जिस बांके बिहारी ट्रस्ट को बनाया है और जो कॉरिडोर प्रस्तावित है, उससे वृंदावन में धार्मिक और पर्यटन विकास को नई दिशा मिलनी तय है, लेकिन विरोध हो रहा है। विरोध
जिन वजहों से हो रहा है उनमें से कई हमने आपको बताई, एक बार फिर आपकी निगाह में रखते हैं। ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य शामिल होंगे। सभी सदस्य हिंदू होंगे, सनातन को मानने वाले होंगे और ये ट्रस्ट ही तय करेगा कि मंदिर में पूजा व्यवस्था किस तरीके से हो। 7 सरकारी सदस्यों को वोट का राइट नहीं होगा। मंदिर के गोस्वामी परंपरा से सिर्फ 2 सदस्य इसमें इंडक्ट होंगे। 9 अन्य सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। 5 एकड़ में ये विशाल कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर को मिली जानते हैं आप, इसको इजाजत मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। कॉरिडोर के लिए जमीन को एक्वायर किया जाना है। मकान, दुकान और इसके जो ओनर होंगे वहां पे जो इस जमीन में पड़ रहे होंगे उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा और गोस्वामियों की कम होती भूमिका इसमें नजर निश्चित रूप से आ रही है। जिन लोगों को मकान और दुकान जाने का डर है वही इसका विरोध कर रहे हैं। प्लस आपने देखा गोस्वामी वंश वृक्ष बनाकर ये बता रहे हैं कि वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से उनका यहाँ स्टेक है और ये स्टेक कम किए जाने की तैयारी। आज की तारीख में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना, अगर आप इन दिनों गए हों तो आपने भी महसूस किया होगा कि किसी चुनौती से कम नहीं और इसीलिए यहां कॉरिडोर बनाने की योजना है। हमारे सहयोगी ने दर्शन करने पहुंचे लोगों से कॉरिडोर को लेकर बातचीत की। इस वक्त हम बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने पहुंचे हैं और सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर को, जहां पर एक तरफ जो है वो तमाम गोस्वामी और स्थानीय विरोध कर रहे हैं, वहीं आप इस वक्त देखें तो दोपहर के वक्त पट होने के पहले किस तरह से यहां पर भीड़ का आलम है और यहां पर भीड़ को मैनेज करने के लिए किस तरह से खासी मशक्कत यहां पर न सिर्फ पुलिस को करनी पड़ती है बल्कि मंदिर प्रशासन को करनी पड़ती है। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए यहां पर जो है वो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है, जिसका विरोध हो रहा है और ये कॉरिडोर काफी बड़ा होगा। यहाँ पर जो मंदिर की दुकानें हैं उनके लिए स्थान निश्चित हो जाएंगे और एक समय में 10,000 लोगों के खड़े होने की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप परिस्थितियां देखें, इस भयंकर गर्मी के माहौल में जो है वो यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। अभी कैसी दिक्कतें हैं? बच्चों को दबा दिया, बच्चों को लेकर जाने का माहौल नहीं है बिल्कुल भी। कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कॉरिडोर तो बहुत जरूरी है। बाहर अंदर बहुत गर्मी है और जो अंदर स्पेशल जाती है VIP, उनकी वजह से और घुटन हो जाती है। और आगे आप देखने वाले हैं सिमी के गुर्गे पर ATS की छापेमारी। पूरी खबर। सिक्किम के कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी ने यहां पर बहुत तबाही मचाई है। यहां इन तस्वीरों को देखिए, तीस्ता इस समय कैसे उफान पर है, आपको अंदाजा लग जाएगा। कई पुल और रोड तीस्ता के पानी में बह गए हैं। नदी की तस्वीर बता रही है कि हालात कितने खतरनाक हैं। तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया है और इस वजह से ये रोड पूरी तरह से बंद है। तीस्ता नदी में 35 से 40 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। नदी के इस रौद्र रूप की वजह से कई इलाकों से इस जगह का संपर्क टूट गया है और इन जगहों पर BRO की टीमें अब काम में लगी हुई हैं। भारी बारिश के चलते नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों में तबाही हुई है, लैंडस्लाइड भी हुई है और साथ ही साथ लोगों की जानें भी गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी तीस्ता बाजार में है, जो सिक्किम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हम यदि बात करें इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, तो कई राज्यों में लोग बारिश से पूरी तरह प्रभावित हैं। मणिपुर में मानसून से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं लोग। बाढ़ के कारण 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए जाने की खबर अधिकारियों ने दी है। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें कि किस तरह से यहाँ पर घरों को, लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भी तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत आपको आगे चल के दिखाएगा। ये फिसलन भरा इलाका है और लोगों ने हमें ये बताया कि कभी आज तक यहाँ पर इतना पानी भरा ही नहीं था। ये पहली बार है जब इस तरह का लेवल यहाँ पर, इस तरह का स्तर यहाँ पर पानी का भरा है। आपको बता दें हमारे पीछे तीस्ता नदी है जिसमें भारी बारिश होने के कारण पानी का जो स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता गया, जिसके कारण ये लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के घर जो है वो डूब गए। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप मैम यहाँ पर ही रहती हैं आप? अच्छा, ये बाढ़ यहाँ पर कब आई? यहाँ पर पानी कब भरा? यहाँ पे यहाँ तो रोज दिन पानी आता है। हाँ, और ये लोगों के घर पूरे खराब हो गए। यहाँ पर लोग छोड़ के चले गए। हम लोग भाग के ऊपर गया था सामान। रात भर पानी आता है यहाँ पे। खतरनाक भी यहाँ पर रहना अब आप लोगों को। हम लोग जाग के रात भर अभियान करते हैं बैठने के लिए। तो देखिए लोगों का ये कहना है, बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रहना काफी खतरनाक है। रहना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर चलना भी खतरनाक है। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम एक बार इस घर के अंदर जाएगी
और तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से रेत जो है वो रेत का पानी यहाँ पर जो है वो जम रहा है, लगातार पानी नीचे जा रहा है, लेकिन फिसलन जरूर यहाँ पर बनी हुई है और इसीलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग भी काफी मुश्किल है। पानी लगातार अंदर जा रहा है तो आपको ये नहीं पता कि कब आपके पैर के नीचे से ये जो रेत है वो भी फिसल सकती है किसी भी वक्त। तो ऐसे में यहाँ पर मुश्किल हो जाता है और लोग भी यहाँ से पूरे इलाके को खाली करके जा चुके हैं। यदि हम बात करें कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहे हैं तो जी बिल्कुल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मिलकर इस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टेट पुलिस की मदद के साथ, बीआरओ की मदद के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वो चला रही है। और पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में आसमान से इन दिनों आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। इस वजह से 8,000 लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा है। पिछले 24 घंटे से त्रिपुरा में इसी तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राज्य के निचले इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी निचले इलाकों के घरों में भर गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। राहत और बचाव के लिए सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा दूसरी एजेंसियों को तैनात कर दिया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से 34 शिविर बनाए गए हैं, जहां पर 8,000 लोगों ने शरण ले रखी है। इन राहत शिविर में खाने और पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। मौसम विभाग ने 1 जून से 5 जून के बीच राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पश्चिमी त्रिपुरा के लोगों के लिए सरकार ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा है कि जिन इलाकों में पानी का स्तर बढ़ रहा है वो लोग तुरंत उस इलाके को खाली कर दें। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के अंजाव से आई एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ एक शख्स उफनते नाले पर बने हैंगिंग ब्रिज को पार करता दिखा। बरसाती नाले का पानी पुल को छू रहा है, लेकिन वो रस्सी के सहारे लटकता हुआ पुल पार करने की कोशिश कर रहा है। आसपास खड़े लोग शोर मचाकर उसे सावधान कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स की पीठ पर एक बड़ा बैग भी है। देखा गया सड़क चौड़ीकरण के लिए ये मेगा डेमोलिशन ड्राइव है। 331 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया। 200 घरों को ढहाया जा रहा है। विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन भी हो रहा है। कॉर्पोरेटर समेत लोगों ने विरोध में गिरफ्तारियां भी दी। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में एक बार फिर से बीएमसी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां पर बीएमसी ने ओपल नाम से कन्वेंशन सेंटर को डेमोलिश किया। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण था ये, और कई बार नोटिस के बावजूद इसे गिराया नहीं गया था। और इसके बाद बोरीवली बेस के लिंक रोड के पास बने इस ओपल कन्वेंशन सेंटर को बुलडोजर के जरिए गिराया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहां जब चोरी हो गई। चोर कोई और नहीं, डिपार्टमेंट का ही हेड कांस्टेबल निकला। जांच के बाद पुलिस ने हेड कांस्टेबल खुर्शीद के पास से 50 लाख कैश और लाखों का सोना बरामद किया है। खुर्शीद कुछ दिन पहले ही इस थाने में तैनात हुआ था और ट्रांसफर होने से पहले उसने ये काम कर दिया, लेकिन पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खुर्शीद ने यहां पर मालखाने की चाबियों को डुप्लीकेट करवाया था, डुप्लीकेट चाबियां बनवाई थी और उन्हीं चाबी की मदद से इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में स्पेशल सेल में मुकदमा दर्ज किया गया, जांच की गई, खुर्शीद को पकड़ा गया, उसके पास से 100% रिकवरी की गई है, सेल का ऐसा कहना है। लेकिन यह अपने में बड़ा मामला है, क्योंकि लोधी रोड स्पेशल सेल का ऑफिस वो है जो दिल्ली पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट में से एक है, जो पूरे देश भर के अंदर एंटी टेरर स्क्वाड के नाम से मशहूर है। गैंगस्टर्स और आतंकवादियों पर काम करने वाली यूनिट है। अगर इसी यूनिट के अंदर इस तरीके से चोरी करने वाला हेड कांस्टेबल इन्हीं का हेड कांस्टेबल है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो स्पेशल सेल की सुरक्षा पे खड़े होते हैं। हालांकि अब खुर्शीद को गिरफ्तार किया गया, उससे रिकवरी की गई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की अभी भी जांच कर रही है। कैमरामैन अभिषेक माथुर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और आगे आपको दिखाऊंगा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन पर क्यों मचा है बवाल। उससे हट चुका है और एटीएस की जानकारी के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद वो फिर से आतंकी गतिविधियों में लग गया है। और इसके बाद आज सुबह एटीएस की टीमें पड़घा इलाके में छापेमारी करने पहुंची। साकिब नाचन इसका नाम है। साकिब नाचन 2002 के मुंबई सेंट्रल, विले पार्ले और मुलुंड में हुए धमाकों में शामिल था। 10 साल की सजा काट चुका है। विस्फोटक बनाने में
इसे एक्सपर्ट समझा जाता है और सजा काटने के बाद भी उसके कंडक्ट में कोई सुधार नहीं है, बल्कि फिर से आतंकवादी गतिविधियों में उसे शामिल पाया गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और अब दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें भगवान राम राजा के तौर पर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कल सुबह 6:30 बजे से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत होगी। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा और इस दरबार में भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की स्थापना के साथ उप मंदिरों में 7 देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या खास होगा इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और इसका पूरा शेड्यूल क्या है, रूपरेखा क्या है, वो आपको बता देते हैं। 3 जून से मंदिर में अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। 4 जून को पूरे दिन विशेष पूजन चलेगा। 12 घंटों में विशेष अनुष्ठान होंगे। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से अंतिम अनुष्ठान होगा और अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोपहर 1 बजे भव्य आरती होगी। प्राण प्रतिष्ठा में सीएम योगी मुख्य अतिथि होंगे। 5 जून तक अयोध्या धाम में सभी वीआईपी दर्शन निरस्त हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार किसी को वीआईपी न्योता नहीं भेजा गया है। पंचायतन पद्धति के 4 मंदिर, शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। परकोटा की 2 भुजाओं में 2 मंदिर, हनुमान और माता अन्नपूर्णा। ये 6 मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून को पूजन होगा। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया गया है वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उपस्थित रहने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पूजन तो प्रारंभ हो जाएगा पंडितों के द्वारा, परंतु जनता जनार्दन का दर्शन अभी वहां नहीं होगा। अनेक बाधाएं हैं निर्माण कार्य की, उनको पूरा होने में अभी और कुछ महीने लगेंगे। इसलिए प्रथम तल पर राम दरबार में भी दर्शन के लिए जनता अभी नहीं जा सकेगी। अयोध्या के बाहर की जनता, उत्तर प्रदेश अथवा पास पड़ोस के राज्य अथवा भारत के दूर दराज के राज्य, किसी को भी 3 जून, 4 जून, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया है। और आगे आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का क्या है प्लान। उससे पहले देखिए नवी मुंबई में महिला से कैसे हुई 1,81,00,000 की ठगी। नवी मुंबई में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट। पासवान के नाम के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें उन्हें बिहार की उम्मीद करार दिया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि वो शेखपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और आगे आपको कश्मीर की वादियों में लेकर चलेंगे, जहां आतंकी हमले के बाद कुछ दिनों तक लोग सहमे हुए थे, लेकिन फिर से रौनक लौटने लगी है। लेकिन उससे पहले देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्यों पहुंचे ब्राजील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स के डल झील पहुंचा। डल झील पर बाइकर्स का एक ग्रुप मौज मस्ती करता नजर आया। इन तस्वीरों से एक बार फिर घाटी में टूरिज्म की वापसी के आसार दिखाई देते हैं। कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जेप्टो का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल ये एक्शन मुंबई के धारावी में कार्रवाई के बाद लिया गया है। एफडीए की एक टीम ने धारावी में जेप्टो के गोडाउन की जांच की थी। मौके पर खाने पीने की चीजों पर फफूंद लगी मिली थी। इसके अलावा कुछ एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स भी गोदाम में रखे मिले थे। इतना ही नहीं, पूरे गोडाउन में गंदगी और अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया।
जिसके बाद जेप्टो के दूसरे वेयरहाउस और गोडाउन्स की जांच भी शुरू हो गई। मुंबई के धारावी में जेप्टो जो आउटलेट पर एफडीए की रेड पड़ी है, इस समय हम उसी जगह पर हैं। कुछ स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो अंदर हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए ताला लगाया जा रहा है। स्टाफ जो यहां पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है और कुछ जो इनके सामान है जो ये दिया करते हैं, डिलीवरीज दिया करते हैं, उसके कार्टून्स यहां पर हैं और इसको अभी देख रहे हैं हम ब्लैक उससे ढका गया है। इसमें दही भी हमें दिखाई दे रही है। इस तरीके के जो पैकेट्स हैं, एक्सपायर्ड हो या सही तरीके की हाइजीन मेंटेन नहीं की गई है, उस तरीके की बातें सामने आई है। और इसमें ज्यादातर अगर आप प्रोडक्ट्स देखें तो अभी भी यहां पर मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें रखे हुए हैं। आप देखिए दही के इस तरीके के पैकेट्स हैं, इस तरीके की इनकी हालत है। हाइजीन की जो बात सबसे ज्यादा जरूरी होती गाइडलाइंस की, एफडीए की हो या एफएसएसएआई की हो, उसको कहीं भी फॉलो करता हुआ यहां पर मामला नहीं दिख रहा है। और अभी भी इस तरीके के जो प्लास्टिक के बड़े बड़े कार्टून्स हैं वो इसी तरीके से बाहर रखे हुए हैं। जेप्टो पर क्या एक्शन लिया गया है, इस सिलसिले में हमने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर से खास बातचीत की। जेप्टो के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एफडीए कमिश्नर नागरिकल जी मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जो एफडीए ने इंस्पेक्शन किया, क्या क्या खामियां वहां पर पाई गई जिसकी वजह से ये जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया गया? हमारे एफडीए के स्टाफ ने, असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम ने जब इंस्पेक्शन किया 31 को, तो एफएसएसआई नॉर्म के हिसाब से कुछ कमियां वहीं पे दिखाई दी थी। जैसे जो कुछ फूड प्रोडक्ट है उसका हाइजीनिक कंडीशन में उसको रखा नहीं था, स्टोरेज नहीं किया था। दूसरी बात है वहाँ पे कुछ फूड प्रोडक्ट थे जो एक्सपायर्ड हुए थे, जिसका टाइम पीरियड, कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ पे जो नॉर्म्स के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया था। ऐसे कुछ कमियां वहाँ पाई गई, इसके लिए 31 से उसका लाइसेंस हमने सस्पेंड किया। ये तो जेप्टो से जुड़ी अगली खबर भी बता दूं जो नोएडा से है। जेप्टो के नोएडा स्टोर नवभारत की टीम पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड ने रिपोर्टर को अंदर जाने से रोका। गार्ड ने की कैमरा बंद कराने की कोशिश। जेप्टो के एक गोडाउन का हाल हमने आपको दिखाया, तो बाकी गोडाउन में क्या सब चीजें ठीक हैं, हमारी सिर्फ ये जानने की मंशा थी। लेकिन यहां तो अंदर ही नहीं जाने दिया गया, बीच में रोककर हमको हमारे कैमरे को बंद कराने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में जेप्टो के जो आउटलेट थे जहां पर सामान रखे जाते थे, वहां पर जब डार्क स्टोर के ऊपर छापेमारी हुई तो कई सारी जो फंगस लगी चीजें थी वो देखी गई, उनके वीडियो सामने आए। इसके अलावा अब ये कहा गया है कि जहां जहां पर आउटलेट्स हैं, जहां जहां पर स्टोर्स हैं, वहां पर रेड हो सकती है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा के जेप्टो का एक स्टोर है, ये बाहर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो जेप्टो के राइडर हैं वो आपको नजर आएंगे और इन्हीं से हम बात करेंगे एक बार। ये जेप्टो का आउटलेट है ना? हाँ जी, तो अंदर ही है। कहाँ पे? अंदर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर। दिखा सकते हैं आप कहाँ पे? ये देखिए, ये जेप्टो का जो है वो आउटलेट है और जेप्टो का जो है ये ग्राउंड फ्लोर बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक बार हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर किस तरीके से जो सामान है वो रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर। तो देखा आपने यहाँ क्या स्थिति थी, अंदर जाने से भी रिपोर्टर को रोका गया। यहाँ कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, आगे मिस मत कीजिएगा। क्विक अपडेट्स ऐसे कि खबरों में कुछ बचेगा नहीं।